वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है पुनः आपका मेरे यूट्यूब पर। अपने को पता है कल अपने टॉपिक कर रहे थे इफ्ला, है ना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसका फर्स्ट पार्ट अपनों ने कर लिया था, उसका सेकंड पार्ट अपने लेके आए हैं। इसमें अपने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, काफी सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं और जो बच गए वो कल करने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे और अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे। जितने भी थ्योरी से क्वेश्चन बन पाते हैं ना, तो उतने सारे बना लिए अपने, उतने सब बनाएंगे ना। हर टॉपिक अपने ऐसे ही करने वाले हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो। पूरा सिलेबस मैं आपको ऐसे ही करवाने वाली हूँ। चलो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आईएसबीडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का पहला संस्करण किस रूप में 1971 में प्रकाशित हुआ था? ये अपने को बताना है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ये अपने को बताना है। तो आईएसबीडी का जो 1971 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, वो किस रूप में हुआ था? तो आईएसबीडी एम के रूप में 1971 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। आईएसबीडी के डेटा तत्वों को कुल कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? आईएसबीडी के डेटा तत्वों को कुल कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन बी 7 क्षेत्रों में, ऑप्शन डी 8 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी 8 क्षेत्रों में, ऑप्शन डी 10 क्षेत्रों में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, आईएसबीडी के तत्व है ना, उनको कुल 8 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। आईएसबीडी की उत्पत्ति वर्ष 1959 में कोपेनहेग में आयोजित किस सम्मेलन के फलस्वरूप हुई थी? आईएसबीडी का ओरिजिन जो होता है वो अपने को बताना है, किस सम्मेलन के अंतर्गत होता है, ये बताना है अपने को ना। IMCE इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, वैलिक, द वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ICCP और LDP। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, ICCP का आयोजन 1961 में होता है। कहाँ होता है? पेरिस में होता है। कहाँ में होता है? पेरिस में होता है ICCP का आयोजन। कब होता है? 1961, पेरिस। इसे पेरिस सम्मेलन भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? पेरिस सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत इफ्ला द्वारा कब की गई? यूबीसी की शुरुआत कब की गई, ये अपने को बताना है। जो कि इफ्ला द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको, यूबीसी को। तो कब की गई ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए जुलाई 1974, ऑप्शन बी जनवरी 1981, ऑप्शन सी मार्च 1984, ऑप्शन डी जनवरी 2003। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए जुलाई 1974 में इसकी यूबीसी की शुरुआत होती है। इसे शुरू करने वाला कौन है? इफ्ला, जिसके यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। वर्ष 1987 में यूबीसी का विलय किसके साथ कर दिया गया और इसका नया नाम क्या रखा? यूबीसी का नया नाम क्या है, इसका विलय किसके साथ किया गया था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए यूनिमार्क के साथ इसका नाम किया गया यूबीसीआईएम, और ऑप्शन बी मार्क के साथ इसका नाम किया गया यूबीसीआईएम, ऑप्शन सी यूएपी के साथ यूबीसीएपी, ऑप्शन डी यूडीटी के साथ यूबीसी यूडीटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका विलय कर दिया क्या था? मार्क के साथ इसका विलय किया था। तो मार्क के साथ विलय करके ना इसको नाम इसका कर दिया गया यूबीसीआईएम। क्या कर दिया? यूबीसीआईएम। कब किया गया विलय? 1987 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी नामक बुक के लेखक कौन है, ये बताना है अपने को ना। शेरन मैमेस, डेरोथी एडमिन, हेलन मिडेल, विक्की मैकडोनाल्ड। अपने इसको करेक्ट आंसर बताना है। इस बुक के राइटर हैं डेरोथी एडमिन। ये बहुत पॉपुलर बुक है। बुक्स तो लगभग लाइब्रेरी साइंस में दो तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चाहे इनसे पूछे, चाहे रंगानाथन की बुक पूछे, चाहे उसके मेलविल डेवी की पूछे, कोई ना कोई राइटर की पूछ ही लेते हैं। कैटलॉगिंग में ज्यादातर चांस रहता है बुक्स का पूछने का, इसमें भी आ जाता है। ये कैटलॉगिंग में भी पार्ट वैल्यू करता है ना, ये उसमें भी रिपीट होने वाला है ये। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूबीसीआईएम कार्यक्रम को पूर्णतः किस तिथि को बंद कर दिया गया था, ये अपने को बताना है।
ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1999, ऑप्शन बी 1 मार्च 2003, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2008, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2010। ये इसको अपने को करेक्ट आंसर बताना है। ये बताओ क्या होगा। यूबीसीआईएम को पहले तो उसको यूबीसी और मार्ग को विलय करते हैं ना, अपने पीछे देखा था, और विलय करके यूबीसीआईएम बनाते हैं। और फिर यूबीसीआईएम बनने के बाद इसको कब पूर्णतः बंद कर दिया गया, वर्तमान में ये चालू नहीं है, तो ये अपने को बताना है। इसको बंद किया गया था 1 मार्च 2003 से, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, वर्तमान में ये बंद है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूएपी यानी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन कार्यक्रम का संचालन इफ्ला द्वारा किस वर्ष से किया जा रहा है, जिसके बाद में बंद किया गया। यूएपी को भी वर्तमान में बंद कर दिया गया है ना। इसका संचालन कब किया था ये अपने को बताना है, जब स्टार्टिंग में किया था इसका संचालन। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1982। 1982 में यूएपी की स्टार्ट होती है और वर्तमान में तो ये बंद है ना। यूडीटी यूनिवर्सल डाटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत इफ्ला द्वारा किस वर्ष की गई थी। यूडीटी की शुरुआत बतानी है अपने को, किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1995। तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी 1981। आपको जितने भी प्रोग्राम बताए हैं ना, इनमें से 2-3 पॉपुलर प्रोग्राम है, उनका क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ये सभी है, इनमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट सेट में तो इनके किसी से में से भी पूछ लेते हैं, और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में तो पेट क्वेश्चन है, जैसे मार्क का बताना, है ना, और उसकी यूबीसी प्रोग्राम की स्थापना बताना, और इनका विलय, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्यादातर फेवरेट क्वेश्चन ये जो अब आपकी स्क्रीन पर है ना, FRBR, ये रहता है ज्यादातर। तो क्वेश्चन 90% तो यही आया हुआ है राजस्थान लाइब्रेरियन में। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल रिकॉर्ड्स मॉडल को इफ्ला द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। FRBR को कब लॉन्च किया गया था, इफ्ला द्वारा ने। और ये क्वेश्चन इसमें इस टाइप से कभी कभी पूछ लेते हैं, FRBR को लॉन्च करने वाला कौन है, इसको कब लॉन्च किया गया ना। अब यहाँ तो इन्होंने दे रखा है कि इफ्ला द्वारा लॉन्च किया है, क्योंकि अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इफ्ला, इसमें ऐड है, तो इसलिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा FRBR जो प्रोग्राम है उसको इफ्ला द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। FRBR मॉडल को कुल कितने ग्रुप्स में विभाजित किया गया, और जिसमें कुल तत्व शामिल है। FRBR है ना, इसको अलग से एक टॉपिक के रूप में भी पढ़ते हैं अपने लाइब्रेरी साइंस में, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के सिलेबस में। इससे आगे अपने पढ़ेंगे ना, इसमें ना FRBR के मॉडल में ना 3 ग्रुप हैं, और इसमें 11 तत्व शामिल हैं। तो वो इसमें बताना है कितने ग्रुप है। तो मैंने आपको जैसे आंसर में बता ही दिया है, कितने ग्रुप है, 3। कौन कौन से हैं, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, है ना। तो कितने ग्रुप है, 3। इनको याद भी रखना होता है, ये तीनों ग्रुप कौन कौन से हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। FRBR के ग्रुप 1 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो मैंने बताया ही है इसका 3 ग्रुप में। तो इसमें पहला वर्क, फिर एक्सप्रेशन, फिर मैनिफेस्टेशन, फिर पर्सन। तो इसमें ना डी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा, बाकी तीनों हैं। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। IAP इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम की शुरुआत इफ्ला द्वारा किस वर्ष की गई थी। IAP की शुरुआत बतानी है, इफ्ला द्वारा कब की गई थी, कब की गई थी IAP की शुरुआत। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2023। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आई, शुरुआत इसकी 2016 में होती है। इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम की शुरुआत 2016 में रहती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। BSLA बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रोग्राम की शुरुआत इफ्ला द्वारा किस वर्ष की गई। BSLA भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पॉपुलर प्रोग्राम है इफ्ला का ना, तो ये पूछते हैं लगभग। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2016। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस ऑप्शन सी 2010। 2010 में BSLA की शुरुआत होती है, जो इस इफ्ला का एक प्रोग्राम है ना,
इफ्ला से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इफ्ला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसलिए अपने को ना ये सारे प्रोग्राम याद करने पड़ते हैं। ये एज इट इज फैक्ट है, इसमें सन अपने बोलते हैं बोलते हैं, रियली में लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे सन है, तो अपने को ये तो एज इट इज याद करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों कल इसकी एक और क्लास लेके आते हैं, फिर ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने बात करेंगे। धन्यवाद।